हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो मैं आज पढ़ाऊँगा तुम लोगों को स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर पहले पढ़ा दिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। उसमें तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, मेटामर, टॉटमर, फंक्शनल आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर। उसका डिग्री ऑफ अनसब्स में पढ़ा दिया था। स्टेरियो आइसोमर में आज मैं तुम लोग पढ़ाने वाला हूँ। स्टेरियो आइसोमर सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। कंपाउंड्स हैविंग सेम आईयूपीएसी, मतलब जिस कंपाउंड का सेम आईयूपीएसी होना चाहिए। कंपाउंड का सेम आईयूपीएसी सबसे पहले और सेम आईयूपीएसी। वहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या था? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे होगा सेम आईयूपीएसी बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। मतलब आईयूपीएसी नेम सेम होगा लेकिन उसका जो एटम्स सारे जो एटम्स लगे होंगे उस पर, उसका अलग अलग पोजीशंस और अलग अलग वो हो सकता है स्पेस में। तो हम लोग आज स्टेरियो आइसोमर के स्टेरियो आइसोमर के अंदर दो चीज़ आते हैं। क्या आते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक क्या आता है? स्टेरियो आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हेडिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेस होता कैसे है? अराइजेस ड्यू टू restricted rotation of C double bond C, C double bond N, C double bond O cycloalkanes etc। अब मुझे आप लोग को पूछेंगे कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? तो और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन्हीं में होता है। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड साइक्लोअल्केन। सी डबल बॉन्ड सी में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पी एंड पी ओवरलैपिंग, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। हेड टू हेड कोलिजन सिग्मा बॉन्ड, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड। ये पता है ना, पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, अगर मैं एक को रोटेट कर लूँ तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसीलिए वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो रोटेट नहीं कर पाएगा। सी डबल बॉन्ड सी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसीलिए अगर उसे थोड़ा सा भी मैं रोटेट करूँगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए उसे रोटेट नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा एक ही बार। उसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे होंगे, मतलब ऊपर एक नीचे एक, इस तरह ऊपर एक नीचे एक, तो वो ग्रुप अपने अपना पोजीशन चेंज करेंगे। वहाँ से हम लोग का पता चलेगा कि ये डिफरेंट ज्योमेट्री का है या सेम ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री मतलब आउटर स्ट्रक्चर जो देख के पता लगाना है। तो ये हो गया अराइजेस ड्यू टू ज्योमेट्री, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा, जीआई आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टेरियोमर्स। अब डाइस्टेरियोमर्स क्या है? तुम लोगों ने पढ़ा है, अगर मान लो मैंने अपना एक हाथ उठाया और मिरर में मेरा, अगर मेरा राइट हैंड होता है, मिरर में मेरा राइट हैंड ही उठ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिकल है। मान लो मैंने अपना राइट हैंड उठाया, मिरर में लेफ्ट हैंड उठ रहा है मेरा, इसका मतलब वो क्या है? एनांशियोमर। डाइस्टेरियोमर मतलब मैंने अपना राइट हैंड उठाया लेकिन मिरर में मैं जैसा खड़ा हूँ वैसा ही हूँ, ना मेरा कोई हाथ उठ रहा है ना कुछ उठ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। मेरा मिरर इमेज नहीं फॉर्म हो रहा होगा, ना ही मेरा आइडेंटिकल फॉर्म होगा। तो इसको बोलेंगे नो मिरर इमेज फॉर्मेशन। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH3H CH3H, यहाँ पे एक मिरर लगा लिया मैंने, C डबल बॉन्ड C H CH3 CH3। अब बोलो ये जैसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर रखूँ तो ना मिरर इमेज हो रहा है ना आइडेंटिकल हो रहा है। तो ये दोनों हो गए डाइस्टेरियोमर्स। मैं यहाँ पे डाइस्टेरियोमर्स ऐसे डी लिख लेता हूँ उसे, डाइस्टेरियोमर्स। तुम लोगों को पहले ही पता होगा जीआई क्या है, सिस और ट्रांस, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, मैं बता दूंगा आगे भी। तो ये उसका सिस फॉर्म है, उसका ट्रांस फॉर्म है।
तभी ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हो गया कि GI आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टेरियोमर्स। अब मैं थर्ड पॉइंट पे जा रहा हूँ, इसको रब करता हूँ। थर्ड पॉइंट है एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। मतलब तुमने अभी जो डायग्राम किया C11C में, एक यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H और H, और सेम अगर मैं यहाँ पे वही बना दूँ CH3 H और एक H, तो यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड के अंदर, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा डिस्टेंस है, ये दोनों कंपाउंड के अंदर जो डिस्टेंस है वो दोनों डिफरेंट होगा। अगर एरियल डिस्टेंस, ये तो दोनों के इसमें डिस्टेंस है और ये तो दोनों का भी डिस्टेंस, अगर वो दोनों डिफरेंट होगा तो ही GI एग्जिबिट करेगा। L1 नॉट इक्वल टू L2, ये L1 दे दो और ये L2 दे दो, तो ही GI एग्जिबिशन शो करेगा, अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो ये समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को कराऊंगा GI एग्जिबिट कैसे दिखते हैं। चलो ये पॉइंट नोट डाउन करो, इसके मैं मिटाऊंगा। अभी आगे चलते हैं। GI कैसे पहचानोगे? मान अगर GI एग्जिबिट कर रहे कैसे पहचानोगे, मैं लिखता हूँ रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप। रेस्ट्रिक्टेड पता है कौन सा है? ये एक रेस्ट्रिक्टेड साइट है और ये रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों? दोनों पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पी ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों का, थोड़ा सा भी रोटेट नहीं करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, इसलिए रोटेट नहीं कर सकते इसको। तो इस पे जो दोनों ग्रुप लगे होंगे, मान लो मैंने यहाँ पे CH3 लगा लिया, यहाँ पे H लगा लिया, ये पे CH3 लगा लिया, ये H लगा लिया, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये दोनों ग्रुप मैंने सेम रख लिए तो GI फॉर्मेट GI एग्जिबिट नहीं करेगा। रेस्ट्रिक्टेड साइड पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। शक्ल देखो यार, इन लोगों की डिफरेंट तो दिख रहे हैं, एक CH3 शक्ल वाला है, एक H शक्ल वाला है। हाँ, और एक चीज़, ये दोनों ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो उससे तुम लोग का कोई लेना देना नहीं है। मान लो मैंने और एक एग्जांपल दे दिया, क्या OH NO2 Cl I, भाई तुम लोग को ये दो ग्रुप देखना है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ GI एग्जिबिट करेगा। इस तरह भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो ये GI एग्जिबिट करेगा। तुम लोग को ये नहीं देखना है अगर वहाँ पे सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो, दोनों कार्बन पे अगर दोनों अलग, दोनों सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप, वो नहीं देखना तुम लोग। एक कार्बन पे सेम ग्रुप नहीं होना चाहिए, बस एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। समझ में आया? तो ये था तुम लोगों का कैसे GI एग्जिबिट करोगे, ये तुम लोग पहचानोगे। अभी मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग को मुझे बताना है GI एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तुम सब GI एग्जिबिट और नॉट, ये कैसे पहचानोगे? हम पहचान लेंगे। H CH3 OH। नंबर 2 C11C, यहाँ पे दूंगा OH, यहाँ पे दूंगा H CH3 H। 3 C डबल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड C H CH Br मान लेते हैं, और इस यहाँ पे देता हूँ मैं तुम लोगों को H। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे CH3 देता हूँ, यहाँ पे H देता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा ताकि H और यहाँ पे H। वैसे ही ये चौथा सवाल, C डबल बॉन्ड C, ऊपर Br दे देता हूँ, नीचे Cl दे देता हूँ, यहाँ पे NO2 दे देता हूँ, यहाँ पे NH3 दे देता हूँ। पांचवा सवाल
C डबल बॉन्ड C H2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो ये 5 सवाल है। पॉज करो वीडियो और करो, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। पॉज किया, सॉल्व करो, फिर आंसर देखना। बिना सॉल्व करे कोई आंसर है उसका इस साल नीट पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग देखना है कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, लेकिन भाई ये दोनों ग्रुप तो सेम है। शक्ल देखो दोनों की एक जैसे ही है, तो भाई ये तो सेम ही हो गए। डिफरेंट कहाँ लिखा हूँ, मैं ही पागल हूँ। तो ये नो, ये एग्जिबिट नहीं करेगा। उसके बाद ये देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों शक्ल अलग अलग है। ये शक्ल अलग है, ये शक्ल अलग है, इसका मतलब ये जी एग्जिबिट करेगा। उसके बाद इन दोनों की शक्ल देखो एक जैसी है, तो इसका मतलब ये जी एग्जिबिट नहीं करने वाला। हाँ लेकिन अभी तुमने यहाँ का देखा है, तुमने अभी C डबल बॉन्ड C का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखा कि भाई यहाँ पे तुम्हारा सेम ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे तो जी एग्जिबिट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे तो करेगा। यहाँ पे कौन देखेगा भाई, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C यहाँ पर भी है, यहाँ पे एक H है, उसके बाद ये उसका और एक ग्रुप हो गया पूरा वाला। मतलब अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C यहाँ पे हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड C नहीं, और हाँ ऊपर एक CH लगा देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद और क्या दिखाऊँ, हाँ यहाँ पे H दिखा देता हूँ, ये हो गया 4 बॉन्ड, और यहाँ पे H2 दिखा दे भाई। ये ऐसा है तुम लोगों का, और यहाँ पे तुम लोगों का है Br और H। तो भाई देखो, ये इसकी शक्ल देख, इसकी शक्ल देख, दोनों डिफरेंट है। इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, ये दोनों भी डिफरेंट है। मतलब क्या होगा, ये तो जी एग्जिबिट करेगा, उसका एक पार्ट जी एग्जिबिट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा पार्ट तो कर रहा है, मतलब जी एग्जिबिट होगा। मैंने पूछा जी एग्जिबिट होगा या नहीं होगा, कौन सा पार्ट कर रहा है, मैंने ये नहीं पूछा। तो नो मत मार देना इसको। हाँ अब यहाँ पे इन दोनों की शक्ल देखो अलग अलग है, ये दोनों की शक्ल देखो अलग अलग है, तो भाई ये तो जी एग्जिबिट करेगा। अब हाँ ये टर्मिनल अल्कीन है, मतलब एक तरफ तो ग्रुप सेम होगा, मतलब जी एग्जिबिट नहीं करेगा। हो गया। किसके सारे आंसर सही है बताओ, अपने आप को मार्क दे दो, एक क्वेश्चन का 5 मार्क। अब मिटा रहा हूं, तुम तन 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 तारा चमकी, ये क्या लॉजिक है। चलो ये हो गया तुम्हारा जी एग्जिबिट हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ जीआई। टाइप ऑफ जीआई में मैंने तुम्हें 3 चीज पढ़ाई थी। पहले मैं पढ़ाऊंगा सिस और ट्रांस, वो भी C डबल बॉन्ड C के अंदर। अब सिस और ट्रांस में तुम लोग देखते क्या होता है, मैं डेफिनेटली आई सिमिलर ग्रुप आर प्रेजेंट on same side on both carbon then cis, otherwise क्या लिखोगे, ट्रांस। C डबल बॉन्ड C ये हो गया, मान लो इसमें मैंने दे दिया एक क्या है OH दे दिया, इसमें H दे दिया, इसमें मैंने OH दे दिया, इसमें H दे दिया, और एक मैंने दिया C डबल बॉन्ड C, ये OH है, ये H, ये OH, ये H। तो इसको क्या बोलोगे, सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, मतलब ये हो गया तुम्हारा सिस और ये हो गया तुम्हारा ट्रांस। अब मुझे कौन बताए, तुम लोगों ने पढ़ा है स्टेबिलिटी कंडीशन किसका ज़्यादा होता है, ट्रांस का ज़्यादा सिस से। क्यों होता है, क्योंकि सिस में तुम्हारा एरियल डिस्टेंस कम होता है और ट्रांस में एरियल डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और एरियल डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रिपल्सन उतना कम होगा। L1 इज लेस देन L2, इसका मतलब रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा। अगर मैं R1 इज ग्रेटर देन R2 लिख रहा हूँ, रिपल्सन को R1 लिख रहा हूँ, डिस्टेंस जितना कम मतलब मॉलिक्यूल जितने पास पास रिपल्सन उतना ज़्यादा, मॉलिक्यूल दूर दूर रिपल्सन उतना कम, जितना कम रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो स्टेबिलिटी में कंडीशन के अनुसार
ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है सिस। अगर कंपाउंड में ट्रांस और स्टेबिलिटी सिस में दिया तो ट्रांस पहले लिखना फिर सिस लिखना स्टेबिलिटी कंडीशन के अनुसार। तो हो गया ये तुम्हारा सिस और ट्रांस। अगर मान लो अगर सेम ग्रुप सिमिलर ग्रुप ना हो तो इसको लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक ऐसा कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C NH3 NO2 CH3 OH। अगर ऐसा कंपाउंड है तो यहाँ पे GI एग्जिबिट तो करेगा। पहले देखो GI एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं, शक्ल देखो इन दोनों की, दोनों तरफ शक्ल देख लो, डिफरेंट है। मतलब क्या होगा, GI तो एग्जिबिट करेगा, लेकिन यहाँ पे सिस ट्रांस तो नहीं होगा। सिस ट्रांस में कैसे कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिमिलर ग्रुप होंगे, यहाँ पे सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो हम लोग इसके बाद और एक मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये वाला। साइंटिस्टों ने जब देखा कि भाई डिफरेंट ग्रुप लगा के देख रहे हैं तो GI एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे। तो वहाँ पे एक सिस्टम निकाला उन लोगों ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा ना जेडी सिस्टम। उन्होंने इसमें 3-4 रूल बना दिए। मैं वो रूल लिखा लेता हूँ, एक एक रूल का एक एक एग्जाम्पल दे दूँगा। इस रूल का नाम है, उन्होंने दिया CIP रूल। ये भी तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ही निकाला है। सी का कौन, कान इजनहाउस या कुछ ऐसा ही था, कुछ मुझे साइंटिस्ट को नाम नहीं याद है, लेकिन उन्होंने ये रूल दिया है। तो मैं रूल लिखाता हूँ। तो पहला रूल है, ग्रेटर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हायर विल बी इट्स प्रायोरिटी। और हाँ, और एक बात, जेडी सिस्टम में जेड मतलब सेम साइड, ई मतलब अपोजिट साइड। मान लो हायर एटॉमिक नंबर वाले कंपाउंड मतलब एलिमेंट सेम साइड में हो, दोनों कार्बन के सेम साइड में हो तो होगा जेड। अगर हायर मास वाले दो एलिमेंट अपोजिट में हो तो ई सिस्टम। तो ये हो गया तुम्हारा। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, यही वाला समझाता हूँ। ये वाला तो नहीं होगा, और एक अलग देना पड़ेगा, इसमें दोनों सेम ग्रुप हैं। हाँ ठीक है, मैं देता हूँ। C डबल बॉन्ड C CH3 OH Cl Br। अब मुझे बताओ, इस दोनों ग्रुप में क्लोरीन का मास एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या ऑक्सीजन का? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या ऑक्सीजन का? क्लोरीन का है, तो इसको 1 नंबर दे देना। अब इन दोनों ग्रुप में देखो, कार्बन का ज़्यादा है या ब्रोमीन का? पहला एटम देखना है और पहला एलिमेंट देखना है। कार्बन का ज़्यादा है या ब्रोमीन का? ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो इसे 1 नंबर दे दो। इसका मतलब जो हायर एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप हैं वो ऑपोजिट में लगे हुए हैं। इसका मतलब ई इफेक्ट और ई सिस्टम, तो ये ई शो करेगा। मान लो अगर मैंने सेम साइड दिया होता, इधर मैं लिख लेता हूँ NO2, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारा, क्या लिखूँ मैं, OH नहीं, यहाँ पे मैं Br दे देता हूँ, अच्छा रहेगा। Br दे देता हूँ, यहाँ पे OH देता हूँ। अब देखो इस तरफ के पहले दो एलिमेंट देखो, नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? नाइट्रोजन का, तो उसको पहला नंबर दे दो। फिर ब्रोमीन और OH देख लो, OH में से पहला कौन है? ऑक्सीजन, तो उसको देख लो। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में कौन होगा? ब्रोमीन। तो ये दोनों हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट है वो एक साइड पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा जेड। समझ में आया? जेड और ई कैसे चेक करोगे? अब और 2-3 रूल्स हैं, वो ये रहे रूल नंबर 1। ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, पॉज करो और नोट डाउन करो। जेडी सिस्टम का रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम
is same, then check the next atom and follow रूल 1। इसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। C11C CH2CH3 दे देता हूँ, इस तरफ मैं OH दे देता हूँ, मैं CH2Cl, इस तरफ मैं देता हूँ CH2Br, इस तरह देता हूँ मैं CH2OH। तो ये मैंने दिया तुम लोगों को एक कंपाउंड। तुम लोग देखोगे पहला एलिमेंट देख लो, दोनों ग्रुप में कौन है, सेम है, इस तरह भी दोनों सेम है। अभी तुम लोग पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है, अभी तुम कैसे जाओगे दूसरे एलिमेंट, दूसरा उसका एलिमेंट देखोगे। दूसरा एलिमेंट कौन है, कार्बन, जो उसका डायरेक्टली बॉन्डेड है वो वाला देखना। तो Cl देखोगे, फिर क्या देखोगे तुम लोग, यहाँ पे Br देखना, फिर यहाँ पर OH देखना। अब बोलो Br और ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर हायर किसका है, Br का, तो इसको 1 दे दो। फिर कार्बन में और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका है, ज़्यादा, इसका है। तो ये हो गया तुम्हारा Z। हायर पहला एटॉमिक, पहला एलिमेंट और पहला कंपाउंड का एटॉमिक नंबर सेम हो तो तुम लोग दूसरे का एलिमेंट की तरफ जाओगे, दूसरा एलिमेंट देख लो, दूसरा एलिमेंट भी अगर सेम हो तो तीसरे पे जाना। नहीं भाई आज तो ऐसा आया नहीं है, दूसरे एलिमेंट में ही सारा पता लग जाता है। अभी मान लो मैंने और एक एग्जांपल दिया, एक जेड करा था, अभी ई करा देता हूँ, क्या दो CH2OH, CH2CH3, CH2Cl, उसी का ये करा देता हूँ और क्या। तो यहाँ पे पहले एटम का सारे के मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर सेम है, तो दूसरे एटम पे देख लो, क्लोरीन और ब्रोमीन में से हायर कौन है, ब्रोमीन, इसको 1 नंबर दे दो। OH और का कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। मतलब क्या हो गया, ये दोनों अपोजिट साइड में है तो ई हो गया। समझ आया, कैसे चेक करोगे, पहले तुम लोग फर्स्ट एटम देख लो, फर्स्ट एटम में एटॉमिक नंबर सेम है तो सेकेंड एटम में जाना, सेकेंड एटम में देख लेना सेकेंड एटम में किसका ज़्यादा है, इन दोनों ग्रुप में चेक करोगे, इसका इसका ग्रुप, इस कार्बन का जो ग्रुप है इन दोनों में चेक करोगे, और इस कार्बन में जो ग्रुप है उन दोनों में चेक करोगे हायर एटॉमिक नंबर किसका है। इन दोनों में चेक मत कर लेना। समझ में आ गया। तो ये था तुम्हारा रूल नंबर 2। अब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। रूल 3 क्या कहता है, इन केस ऑफ isotope higher mass number will get first priority। अब मैं इसको तुम लोगों को इसको रब करता हूँ फिर समझाऊंगा। इन केस ऑफ आइसोटोप हायर मास विल गेट, हायर मास नंबर विल गेट फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ऊपर वाला मिटाता हूँ। कितना मिनट का हो गया भाई, 23 मिनट का हो गया अभी तक, अभी तो और पढ़ाना बाकी है। धूम धड़क धूम धूम धड़क। मान लो मैंने एक ऐसा दिया, सी इधर दे दिया मैंने क्या, CH2 CH3 दे देता हूँ, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे D, यहाँ पे T, और यहाँ पे देता हूँ कार्बन कितना 14, कार्बन 12। अब मुझे बोलो, ये हो गया। और एग्जाम्पल देता हूँ, C OH 16 18, और यहाँ पे देता हूँ मैं क्या OH यहाँ पे ना D, और यहाँ पे देता हूँ T। तो बोलो अब मैं तो अच्छा समझाता हूँ पहले। हाँ, आइसोटोप कौन है, ये कार्बन का आइसोटोप है हायर, जिसका मास नंबर हाई है। दोनों आइसोटोप है लेकिन मास नंबर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये वाला फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। और तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम का मास नंबर सबसे हाई होता है, टी मतलब ट्रिटियम है, ये ड्यूटेरियम है, तो इसका मास नंबर हाई है, तो हम लोग इसको पहला प्रायोरिटी देंगे। तो ये वाला क्या हो गया, ई। अब यहाँ पे देख लो,
ऑक्सीजन दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन में एक का मास नंबर हाई है तो उसको पहला नंबर दे दो। दूसरे में यहाँ पे देखो टी और डी है, टी मतलब ट्रिटियम, जिसका मास नंबर हाई है इसको दो, तो ये हो गया जेड। समझ आया? अगर हायर एटॉमिक नंबर सेम साइड पे होंगे और हायर मास नंबर, आइसोटोप के केस में अगर हायर मास नंबर सेम साइड पे होगा तो जेड, अगर हायर मास नंबर अपोजिट साइड में होगा तो ई। तो ये था तुम्हारा रूल नंबर 3। अब आखिरी वाला है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 हिल बहुत रहा है आजकल। प्रायोरिटी ट्रिपल इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर एटम सेम हो, सेम एटम में, सेम एटम, अगर डिफरेंट एटम हो, अगर डिफरेंट एटम्स हो तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आंसर देना। जिसका हायर एटॉमिक नंबर उसी के हिसाब से आंसर देना। तो सी डबल बॉन्ड सी, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ मैंने दिया तुम लोगों को क्या दूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ मैंने दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी यहाँ पे डबल दे देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH। देखो अगर एटम सेम हो तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी देन डबल बॉन्ड। और इन दोनों में चेक करो, अभी एटम सेम है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी देन सिंगल। तो ये वाला क्या हो गया, ई सिस्टम। अब मान लो मैंने अलग अलग एटम दिए, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे, पहला कार्बन देख लेना क्या है, सबका सेम है, मतलब एटम नंबर सेम है। अब दूसरे एटम पे जाना, क्योंकि यहाँ पर एटम डिफरेंट है, दूसरा एटम डिफरेंट है, दूसरा एटम सेम होता तब जाके तुम लोग यहाँ पे ट्रिपल फिर डबल फिर सिंगल होता। अगर एटम दोनों सेम होते, यहाँ पे दोनों एटम जो सेम थे तो यहाँ पे ट्रिपल, देन ट्रिपल पहला प्रायोरिटी आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा। लेकिन यहाँ पे एटम अलग अलग है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, एटम नंबर किससे ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का, तो इसको पहला प्रायोरिटी। यहाँ पे दोनों डबल और ट्रिपल नहीं देखना है, डबल ट्रिपल बाहर में जाए, यहाँ पे जहाँ देखना है तुम लोगों के, अगर एटम अगर अलग है तो यहाँ पे एटम नंबर के हिसाब से जाना चाहिए, जाना होगा। तो सी ट्रिपल बॉन्ड CH पहला कार्बन का हो गया, फिर ये दूसरा कार्बन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, एटम नाइट्रोजन के ज़्यादा है तो दे दो ट्रिपल और डबल, यहाँ पे देखना ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा ई इफेक्ट, ठीक है। और मैं अभी इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, तुम लोग करो इसके जेडी सिस्टम के, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा, इसे नोट डाउन करो। तो ये तुम्हारे 5 क्वेश्चन, फाइंड जेड और ई सिस्टम। मैंने पॉज इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम जाएगा तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये रहे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद सॉल्व करो। 4 तुम लोग रूल लिखा दिए, 4 रूल फिर से पढ़ो, फिर से देखो 4 रूल, वीडियो पॉज करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वीडियो ऑन करना, फिर आंसर देखना। समझ में आया? हाँ, तो मैं अभी आंसर कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करो। तो मुझे बताओ, यहाँ पर का पहला आइटम देख लो, इन दोनों में इसको पहला प्रायोरिटी, नाइट्रोजन को अलग पेन से करता हूँ जिससे ज़्यादा ये ना भूल जा भाई, नहीं ये लेगा। ये वाला आइटम इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, तो ये वाला। तो क्या हो गया ये जेड सिस्टम। अब आइसोटोप में कार्बन 14 का ये वाला इसका हायर मास नंबर है, इन दोनों में इसका हायर मास नंबर है, तो ये हो गया तुम्हारा ई। थर्ड, पहला एटम
सब में इक्वल, एटॉमिक नंबर सब में सेम है। दूसरा एटम पे जाओगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है, किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है प्रायोरिटी में। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, क्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये 1 और ये 1, तो ये भी हो गया तुम्हारा ई। फिर क्या आएगा यहाँ पे? अल्काइन है, अल्केन है, तो प्रायोरिटी में अल्काइन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर से ये सेम एटम है इसीलिए। यहाँ पे C++CH C++CH सेम एटम है, तो ट्रिपल पहला प्रायोरिटी, मतलब ये भी 1, तो ये हो गया तुम्हारा Z। फिर यहाँ पे इस तरह देखो C++N है, C++O है, पहला एटम C सब दो चारों में सेम है। दूसरा एटम यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का एटम नंबर ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, क्यों? नाइट्रोजन कितना है 7, ऑक्सीजन कितना है 8, तो ये वाला 1 प्रायोरिटी पे। यहाँ पे C++CH, यहाँ पे C++CH, तो ट्रिपल बॉन्ड क्यों? एटम सेम है दोनों में, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी में रहेगा, तो ये भी हो गया Z। समझ आ गया किसके कितने सही हुए हैं? अगर सही हुआ है तो +5, अगर गलत हुआ है तो -4। हो गया, मिटा रहा हूँ इसे। अभी तुम लोगों का 2 खत्म हो गए, क्या? सिस ट्रांस और जेड इफेक्ट। तुम लोगों ने अभी तक ये नोटिस किया होगा, किसी ने नोटिस किया नहीं मुझे नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मैंने अभी तक जितने पढ़े वो सारे C++C के थे, लेकिन मैंने पहले जब GI में लिखाया था तब मैंने लिखा था ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ किसका? C++C, C++N, N++N एंड C++O एंड साइक्लोएल्केन्स। तो जेडी और सिस ट्रांस में तुम लोगों का सिर्फ C++C ही होता है, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर नहीं, C++C में तो लोन पेयर नहीं होता, तो अगर लोन पेयर के बेसिस पे सिस और ट्रांस और सिस ट्रांस और जेडी इफेक्ट लोन पेयर, वहाँ पे लोन पेयर के बेसिस पे नहीं होता, वो वाला तुम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। अभी तुम लोग जो C90 पढ़ते हो इसके अंदर तुम लोग का आएगा 2, C++N और एक आएगा N++N। ये दोनों C90 के केस में ही आएंगे, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब तुम लोग पूछोगे भाई C++O भी तो होगा, नहीं होगा। C++O में तुम लोगों का कितना होता है? मतलब मान लो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 6 फॉर्म कर सकता है, तो 2 बना रहा है, बाकी कितना बना है? बाकी उसके बाद कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पेयर। अगर उसके बाद 2 पेयर हैं तो वो दोनों, अगर एक साइड पे ऑक्सीजन दोनों लोन पेयर रखेगा तो वो तो सेम ग्रुप हो गए। मान लो लोन पेयर का ग्रुप मान लेते हैं, दोनों तो सेम ग्रुप हो गए एक ही साइड पे, तो GI एग्जिबिट कैसे करेगा? रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, इसीलिए C++O में ऑलवेज GI एग्जिबिट नहीं करता, कभी नहीं करता GI एग्जिबिट। लेकिन C++N, N++N में GI एग्जिबिट करता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही लोन पेयर होता है, इसीलिए। तो अब हम लोग को C90 पढ़ेंगे किसमें? C++N में। तो पहला कर लो C++N। सबसे पहले C++N में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आल्डोऑक्सिन और कीटोऑक्सिन। फॉर्मेशन बता दूं या फिर आल्डिहाइड कीटोन में बताऊं? चलो ये भी बता देता हूँ, वहाँ बताऊंगा लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो तुम लोग को मैं आल्डिहाइड लेता हूँ, C++O CH3H, उसके बाद लेता हूँ हाइड्रोजाइल अमीन NH2, ऐसे मत लिखो, H2NOH, ये क्या है? हाइड्रोक्साइल अमीन। ये क्या है तुम्हारा? एल्डिहाइड। ठीक है, अब क्या होगा? नाइट्रोजन के बाद जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे, तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसको कहते हैं तुम लोग आल्डोऑक्सिन। ठीक है, इसका तुम लोग का एक साइड तो हमेशा डिफरेंट रहेगा, ये हमेशा ऑलवेज डिफरेंट। यहाँ पे तुम लोग OH, यहाँ पे तुम लोग जो भी ग्रुप ऐड कर दो ये वाला तुम लोग ऑलवेज रहेगा। हाँ, लेकिन आल्डोऑक्सिन में इसलिए मैंने OH रखा है यहाँ पे। अगर ये आल्डोऑक्सिन नहीं होगा तो नॉर्मल C90 देखना होता है, तो ये वाला तुम लोग अगर पूछेगा GI एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, तो एक साइड तो ऑलवेज डिफरेंट होगा। तुम लोग को देखना है बस ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए।
अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ही जी एग्जिबिट करेगा। और सीन एंटी कैसे देखोगे, एटॉमिक वेट से देख सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे CH3 में CH ज़्यादा होगा तो ये वाला क्या होगा, एंटी। समझ में आया। तो ये था तुम्हारा एल्डोक्सिम। वैसे ही कीटोक्सिम कराऊंगा, इसे पहले लिख लो, मैं सर आपका कीटोक्सिम कराता हूँ। सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बाई मिस्टेकली बता दी। वहाँ पे यहाँ पे जो तुम लोग आंसर दोगे ना, सीन एंटी का केस जो आंसर देते हो, तो सीन एंटी में एक चीज़ डेफिनेशन लिखाना भूल गया मैं। इफ़ H and OH are on the same side, then cis and sin, otherwise एंटी। यहाँ पे H और OH एक साइड पे है, इसलिए ये हो गया सिन। अगर H ऊपर होता, CH नीचे होता तो ये एंटी होता। समझ में आया। मैंने इसे थोड़ा गलत बता दिया, मैंने एटॉमिक, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यूज़ नहीं होगा। एटॉमिक नंबर सिर्फ जेडी में यूज़ होता है, सिन एंटी में एटॉमिक नंबर यूज़ नहीं होता। ठीक है। अगर H OH दोनों सेम साइड पे होंगे तो होगा सिन, अगर अपोजिट साइड में होगा तो एंटी। ठीक है। तो ये था तुम्हारा एल्डोक्सिम। और अभी मैं कीटोक्सिम बताता हूँ, यहाँ पे मैं भी बताता हूँ। C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे CH3 नहीं, CH3 मतलब यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूँ ताकि बता सकूँ। यहाँ पे इथाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूँ, प्लस H2NOH। तो यहाँ पे यही सेम वाटर निकल जाएगा और ये बना देगा ये C डबल बॉन्ड N। ऊपर एक लोन पेयर रह जाएगा, नीचे OH, यहाँ पे मैं इथाइल लगा लेता हूँ और यहाँ पे मिथाइल। तो ये हो गया तुम लोगों का क्या, कीटोक्सिम। अब तुम लोग पूछोगे यहाँ पे सीन एंटी कैसे होगा, बताता हूँ। तुम लोग यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखाऊंगा इसको। ठीक है। कि यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे उसके दो नाम तुम लोग लिख सकते हो। मिटाता हूँ इसको, ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि नाम लिखने में आसानी हो। मैं मिटाता हूँ इसको। तुम लोग लिख सकते हो, अगर तुम लोग OH के रेस्पेक्ट में अगर मिथाइल लेते हो तो मिथाइल क्या हो गया, यहाँ पे सिन सेम साइड पे है, OH का मिथाइल सेम साइड पे है, तो सिन मिथाइल इथाइल, यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑक्सिम। अगर तुम लोग OH के रेस्पेक्ट में इथाइल लेते हो तो यहाँ पे लिखो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम। इन दोनों में तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, तुम लोग किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो वो देखना होगा। अगर तुम लोग मिथाइल के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो मिथाइल और OH दोनों सेम साइड पे हैं तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिम। अगर तुम लोग इथाइल के हिसाब से ले रहे हो तो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिम। दोनों ही पॉसिबल है, समझ, दोनों ही नाम पॉसिबल है। तुम लोग जो सा भी ले सकते हो अपनी मर्जी से। यहाँ पे एटॉमिक नंबर से नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ पे यही करना पड़ेगा। या तो मिथाइल की केस मिथाइल प्रायोरिटी में लेके करो या इथाइल लेके करो, ऐसे ही तुम्हारा नेमिंग होगा। समझ में आया। मान लो एक और एग्जाम्पल का आता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं। C डबल बॉन्ड N, ये OH, ये PH, ये CH3। अब इसके हिसाब से नेमिंग करो। ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हैं। ये ग्रुप तुम जो भी रख सकते हो। OH है, यहाँ पे तुम H, यहाँ पे जो कौन सा भी ग्रुप रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सा भी रख लो। मैंने OH रखा, मैं यहाँ OH ना लेके NH2 रख लूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ना ऑक्सिम लिखने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे OH रखा है। ठीक है। एग्जाम में तुम लोग सिन एंटी पूछेगा तो इसका तुम लोग लिखोगे क्या, अगर CH3 के हिसाब से लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, सिन मिथाइल फेनाइल ऑक्सिम। और अगर मैं लिखो एंटी और पीएच के रेस्पेक्ट में लिखूँ तो एंटी फेनाइल मिथाइल ऑक्सिम। समझ में आया। तो ये था तुम लोगों का इतना।
वो याद रखना सी डबल बॉन्ड एन केस में तुम लोग या तो कीटोक्सिम पूछेंगे या तो अल्डोक्सिम पूछेंगे। अल्डोक्सिम और कीटोक्सिम में सिन एंटी क्या कौन सा हो तुम्हें बता देना। कीटोक्सिम में तुम लोग को ज़्यादा अल्डोक्सिम पूछते हैं। अल्डोक्सिम में एच ओ सेम साइड पे होगा तो सिन, एच ओ अपोजिट साइड में होगा तो एंटी। अल्डोक्सिम पूछते हैं, अल्डोक्सिम में दोनों नाम पॉसिबल है, तो इसलिए अल्डोक्सिम ज़्यादा पूछते नहीं। अगर अल्डोक्सिम पूछेंगे भी तो एक नाम नहीं होगा, इसमें से एक ही नाम दिया होगा। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा सिन एंटी इतना ही। अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को सी डबल बॉन्ड एन था, अभी तुम लोगों को एन डबल बॉन्ड एन पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद साइक्लो अल्केन्स, बस काम खत्म फिर। एन डबल बॉन्ड एन, ये तुम इसको क्या बोलते हैं तुम लोग? एजो कंपाउंड। ऑलवेज एग्जिबिट जीआई, हमेशा एग्जिबिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, मतलब ये जी ग्रुप जो भी लगा सकते हो, मिथाइल, इथाइल, जितना भी OH, Br, Cl कुछ भी लगा लो यहाँ पे, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट ही हमेशा होंगे और ये भी। तो ये ऑलवेज एग्जिबिट करेगा जीआई, समझ गए? लेकिन अगर जी ग्रुप ऐसा दोनों सेम साइड पे होगा तो सिन। और एक बात, जी ग्रुप के हिसाब देख लो या लोन पेयर के हिसाब देख लो। लोन पेयर सेम साइड पे है तो सिन, और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड में है, मतलब एक लोन पेयर नीचे है ऊपर जी है और ये वाला जी और इसके यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये वाला एंटी। समझ गए? अगर दोनों लोन पेयर सेम साइड पे तो सिन, अगर दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में है तो एंटी। ये था तुम्हारा एन डबल बॉन्ड एन का, इतना ही था तुम लोगों का टोटल। तो ये तुम लोगों का कंप्लीट हो गया, सिस ट्रांस कंप्लीट हो गया, जेडी कंप्लीट हो गया और तुम लोग का सिन एंटी कंप्लीट हो गया। ये तुम लोग को मैंने पढ़ा दिए हैं क्या, ज्योमेट्री लाइन्स में 3 बड़े बड़े केस। अब जो है साइक्लो अल्केन्स हैं, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, उसके सिन एंटी के मैं कुछ सवाल करा लेता हूँ तुम लोगों को, जिससे तुम लोगों को आसानी हो, ठीक है? मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलो, ये तुम्हारे 5 सवाल हैं। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फिर वीडियो स्टार्ट करना और आंसर देखना। पहले ये दोनों तो ऑलवेज डिफरेंट। अब इन दोनों ग्रुप को देख लो, शक्ल देख लो इन दोनों की क्या है, डिफरेंट है, मतलब जी एग्जिबिट करेगा। तुमने यहाँ पे सिन एंटी नहीं पूछता, मेनली जी आई एग्जिबिट करता है या नहीं पूछता है, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन दिया तो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। इन दोनों को, ये दोनों तो हमेशा डिफरेंट रहेंगे। इन दोनों की शक्ल देखो, शक्ल दोनों की एक जैसी दिख रही है, गधे जैसी, तो ये जी एग्जिबिट नहीं करेगा। भाई ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, मतलब ग्रुप सेम है, ये तो पहले ही जी एग्जिबिट नहीं करेगा। चलो भाई भागो। हाँ, लेकिन ये वाला यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए ऑक्सीजन में प्लस है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ है, शक्ल से ही दिख रहा है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हाँ ये भी है, तो यहाँ पे जे एग्जिबिट करेगा। सी डबल बॉन्ड ओ जे एग्जिबिट नहीं करता, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस जे एग्जिबिट करता है। अगर हाँ ये दोनों ग्रुप डिफरेंट, अगर इस तरह वाला ग्रुप दोनों डिफरेंट होंगे तो जे एग्जिबिट करेगा, लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ कभी जे एग्जिबिट नहीं करता। यहाँ पे ऑलवेज जे एग्जिबिट, भाई कुछ हो जहाँ पे कुछ भी हो, अलग हो, सेम ग्रुप हो, जे एग्जिबिट करेगा। ये भी जे एग्जिबिट करता है। हाँ, यहाँ पे दोनों सिन एंटी लिख सकते हो, तुम लोग की जैसी इच्छा। तो ये तुम लोग का था, कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा जे एग्जिबिट। सिन एंटी तुम लोग खुद से लिख लेना, HOH ये सिन होगा, और यहाँ पे CH3 या तो होगा ही नहीं जे एग्जिबिशन, और यहाँ पे तो ये तो होता ही नहीं है, ये होगा। लेकिन ये यहाँ पे तुम लोग का जे एग्जिबिट सिन एंटी के हिसाब से अगर आंसर दोगे, सिरोमन डो में सिन एंटी के हिसाब से, तो इसका आंसर होगा सिन, इसको लिखना तो आंसर लेना सिन मिथाइल, हाइड्रोजन के हिसाब से अगर मिथाइल को प्रायोरिटी लो, मतलब सिन मिथाइल अमीन, और सी डबल बॉन्ड OH। तो क्या होता है मुझे अभी याद नहीं है, याद होगा तो बताऊंगा इसका नेमिंग, ठीक है? तो ये तो तुम लोगों का इतने सवाल थे, जे एग्जामिनर यही पूछता है, तो यही मैंने बता दिया। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। और भी बतानी है, जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूँ साइक्लो अल्केन्स।
अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो तुम लोग सबसे पहले पढ़ते हो मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तुम लोग देखोगे साइक्लो अल्केन्स में क्या देखोगे, जे एग्जिबिट करता है या नहीं करता, सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब मान लो मैंने ट्रायंगल ले लिया, उसके ऊपर ए का ग्रुप दे दिया, तो मेनली तुम साइक्लो अल्केन में डैश वेज फार्मूला देखते हो, डैश वेज फार्मूला के अनुसार ही करते हो। डैश वेज फार्मूला मतलब है ना, डैश एंड डार्क फार्मूला। डार्क मतलब एबव द प्लेन, डैश मतलब बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे दोनों ए जो इसमें ए जो ग्रुप है इसको एबव द प्लेन रखे देखो और बिलो द प्लेन रखे देखो। ए तो मुझे ही बताओ क्या ये दोनों डायस्टेरियोमर है? नहीं, एनांशियोमर है। तो एनांशियोमर है, जीआई कहाँ, जीआई कैसे एग्जिबिट करेगा? मैंने पहले ही पॉइंट में लिखा था, जाकर देख लो। जीआई इज ऑल्सो नोन एज, क्या लिखा था, डायस्टेरियोमर। अगर साइक्लो अल्केन डायस्टेरियोमर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो ही जीआई एग्जिबिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे ये दोनों एनांशियोमर है, इसलिए जीआई एग्जिबिट नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए क्रॉस मारा मैंने। ये था तुम्हारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं लिखाऊंगा डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड के थोड़े से हैं, 2-4 ठो निकाल लेता हूँ। मान लो अगर मैंने एक एटम पे, एक कार्बन पे दोनों ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब मुझे बताओ एक ग्रुप या तो दोनों ग्रुप या तो ऊपर रहेंगे या तो नीचे। दोनों ग्रुप एक साथ ऊपर तो नहीं रह सकते। कोई अगर बोलेगा कि भाई मुझे दोनों ग्रुप ऊपर रखना है, ए और बी को, नहीं रह सकते भाई, जबरदस्त रिपल्शन हो, क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे मतलब बहुत पास है। अलग कार्बन तो थोड़े दूर होते हैं, लेकिन एक ही कार्बन पे अगर दोनों ऊपर एक ही साइड पे है, इसीलिए हम लोग को पता है, तुम लोगों ने पढ़ाया था, एक कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप हों तो वाटर निकल जाता है। क्यों? रिपल्सन के कारण वो लोग अनस्टेबल हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर ए और बी दोनों सेम साइड पे रहेंगे और एक ही कार्बन पे रहेगा तो रिपल्सन बहुत होगा, इसीलिए एक साइड पे नहीं रह सकता। तो ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। मैंने इसीलिए कराया ताकि तुम लोग पता चले कि दोनों ऊपर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा तो कंपाउंड स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए एक कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो एक ऊपर रहेगा तो दूसरा नीचे रहेगा। तो इसको मैं यहीं पे लिखा देता हूँ। मान लो मैंने ये डार्क दिया तो बी को डैश दूंगा, और एक स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, बी को डार्क दूंगा, ए को डैश दूंगा। ये दोनों के डायस्टेरियोमर है? नहीं, एनांशियोमर है। तो ये भी जीआई नहीं करेगा, जीआई नॉट पॉसिबल। मतलब एक कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो जीआई नॉट पॉसिबल। समझ में आया? अब मैं डिफरेंट कार्बन पे डाई सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर देखते हैं जीआई एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो। अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूट देखेंगे अलग अलग कार्बन पे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। माना मैंने ट्रायंगल लिया ए और यहाँ पे भी लिया ए, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों डार्क में रह सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन पे तो इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेगा, तो दोनों एक ही प्लेन पे रह सकते हैं। ए दोनों एक प्लेन में रह सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं, इसीलिए तो रिपल्सन ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर हो गया, और एक को ऊपर रख लेंगे तो दूसरे को नीचे रख लेंगे, तो ये भी हो गया एक स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों ये दोनों एनांशियोमर है? नहीं, मिरर इमेज नहीं है। क्यों? एक तरफ में तो मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं और मिरर इमेज में क्या है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, तो एनांशियोमर कैसे हो गए? तो ये दोनों डायस्टेरियोमर है, मतलब ये एग्जिबिट करेगा। कितना होगा? 2 स्ट्रक्चर कितना फॉर्म होंगे? 2। जितना स्ट्रक्चर होगा उतना जीआई एग्जीबिशन। अगर नंबर ऑफ जीआई पूछ ले तो कितना होगा? 2। ये 2 स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, दोनों या तो ऊपर ऊपर होंगे या तो एक ऊपर एक नीचे। हाँ, दोनों ऊपर, और कोई बोलेगा अगर दोनों डैश में हो, भाई तू दोनों को ऊपर रख या दोनों को नीचे रख, एक ही बात है, क्योंकि वो एनांशियोमर हो जाएगा, इसका एनांशियोमर हो जाएगा। वो ये डार्क में है ना, तो दोनों को डैश कर दे, वो उसका एनांशियोमर हो जाएगा। मतलब क्या होगा? उसका ऑपोजिट, मिरर इमेज। समझ गया?
तो अब मान लो मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड दिए ए और बी। अब बताओ कि इसके कितने होंगे। इसको डार्क में देता हूँ, इसको भी डार्क में रखता हूँ। फिर एक और स्ट्रक्चर, इसको मैं डार्क में रखता हूँ, इसको डैश में रखता हूँ। अब बोलो कि भाई इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर होगा क्या? ये वाला स्ट्रक्चर होगा? मैं अगर इसको डैश में रखूँ, किसको ए को, और बी को डार्क में रखूँ, तो मुझे बता यहाँ पर अगर मिरर रख लूँ तो ये दोनों एनांशियोमर नहीं हो गए? तूने एक हाथ को, राइट हैंड को ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड को नीचे रखा, और मिरर में मिरर रख दिया, तो मिरर में क्या हो गया? लेफ्ट हैंड ऊपर हो गया, राइट हैंड नीचे हो गया, तो एनांशियोमर हो गया। डायस्टेरियोमर कहाँ हुआ? तो भाई ये जो स्ट्रक्चर होगा ये वही है, मतलब ये तो डायस्टेरियोमर नहीं होगा, ये एनांशियोमर है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर जो है सामने वाला वही है, मिरर इमेज है। तो मिरर इमेज नॉट पॉसिबल। मिरर इमेज जितने स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए वो सारे पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसके भी कितना होगी जी एग्जीबिशन? सिर्फ 2। समझ में आ गया? ये तो तुम्हारा डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं कराऊंगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। हाँ, ट्रायंगल का हो गया, एक स्क्वायर का देख के देता हूँ। स्क्वायर का बताना, इसको मिटाता हूँ, ठीक है। स्क्वायर में कहाँ दूँ? स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को अभी स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर का ही वही होगा। मान लो यहाँ पे एक CL दूँ, यहाँ पे एक CL दूँ, तो फिर दोनों को डार्क में रख सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और एक को डार्क में, दूसरा डैश में। ये स्ट्रक्चर होगा। इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर हो सकता है? नहीं होगा। दोनों को डैश करोगे तो एनांशियोमर हो जाएगा, और अगर इसको डार्क करो, इसको डैश करोगे, वो भी एनांशियोमर हो जाएगा, मिरर इमेज। तो इसलिए यही 2 स्ट्रक्चर बनेंगे स्क्वायर के भी। अब मैं, ये तुम्हारा था डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। और मान लो यहाँ पे CL ना लिख के मैं BR भी दे देता, या कुछ OH भी दे देता। मान लो OH दे दिया मैंने, तब भी दोनों स्ट्रक्चर ही होते हैं। और यहाँ पे मत बोलना डार्क मतलब दोनों में रिपल्सन क्यों नहीं हो, क्योंकि रिपल्सन होता है उनमें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना एक कार्बन पे अगर दोनों ग्रुप लगे हुए होंगे, और वो भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, तो वहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा। लेकिन ये तो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं। हमने तो डायग्राम में इसे पास दिखाया है। मान लो अगर कार्बन का सिग्मा बॉन्ड थोड़ा बड़ा लेंथ उसका बहुत बड़ा, पिकोमीटर में होता है ना सिग्मा बॉन्ड का लेंथ, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिपल्सन भी कम ही होगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब तुम लोग मैं पढ़ाऊंगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। समझ गए? क्या देखना है साइक्लोएल्केन में? ओनली डायस्टेरियोमर्स। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इसमें क्या पढ़ाऊंगा? एक कार्बन पे ए है, इस पे ए है, इस पे भी ए है। मान लो मैंने तीनों को एबव द सरफेस रखा, तो ये एक हो गया। उसके बाद मैंने एक को एबव द सरफेस रखा, 2 को बिलो द सरफेस रखा। क्या ये होगा? मतलब मान लो 2 को मैंने एबव द सरफेस रखा, 1 को बिलो द सरफेस रखा। ये एनांशियोमर है या डायस्टेरियोमर? एनांशियोमर है। कैसे? खुद सोचो। मेरे 2 हाथ ऊपर है, एक टांग नीचे। अब मैं टांग एक ऊपर कर लूँगा, 2 हाथ नीचे कर लूँगा, हो गया नहीं? तो ये दोनों डैश में हैं, ये दोनों डार्क में है। ये एक ए डार्क में था, डैश में आ गया, अलग कहाँ हो गए? जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया। तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया? एनांशियोमर। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। तो तुम्हारा अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में हो, अगर सेम हो, अगर तीनों आटम सेम हो, 2 करेगा। मतलब या तो ऑल डार्क कर लो या एक को डार्क कर लो। ये हो गया तुम्हारा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पहला वाला। अब दूसरा वाला,
मान लो मैंने एक दो सेम ग्रुप लिए और एक अलग ग्रुप ले लिया बी। अब इसमें मुझे बताओ, इसको मैं लिमिटा देता हूँ, स्ट्रक्चर बड़े बड़े बना दिए ताकि समझ में अच्छा है। तीनों को डार्क कर दूँ, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एक को डार्क करूँ मतलब एक को डार्क कर देता हूँ, बाकी दोनों को डैश कर देता हूँ। और एक क्या होगा, एक बी को डार्क कर देता हूँ, बाकी ए दोनों को डैश कर देता हूँ। इसको नीचे ही फॉर्म करता हूँ, अच्छा रहेगा। बी को मैं डार्क कर देता हूँ, बाकी दोनों ए को मैं डैश करता हूँ। अब मुझे बोलो कि क्या ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला एनांशोमर डायस्टेरियोमर है? भूल से भी एनांशोमर मत बोला, ये डायस्टेरियोमर है। कैसे बोलो, यहाँ पे ए डार्क में है, यहाँ पे दोनों ए डैश में है, यहाँ पर एक ए और एक बी डैश में था। समझ में आया? बी मतलब और एक डिफरेंट ग्रुप है। पहले डिफरेंट ग्रुप ऊपर था, अगली में नीचे है। समझ आ रहा है? यहाँ पे एक डार्क है और यहाँ पे बी डार्क है। मतलब इसमें एबव द सरफेस कौन था? ए था। तो इसका एनांशोमर में क्या होगा? ये दोनों डार्क होंगे, ये डैश होगा। अगर मैं इसका एनांशोमर बनाऊं मतलब उसका मिरर इमेज, तो मतलब क्या होगा? ए डैश में होगा, बी और एक ए, ये दोनों डार्क में होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बी डार्क में है, बाकी दोनों ए डैश में है, तो ये इसका एनांशोमर नहीं है। समझ आ रहा है? इसका एनांशोमर क्या होगा? बी डैश कर देना, बाकी दोनों ए को डार्क कर देना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, यहाँ ये दोनों एनांशोमर है क्या? नहीं है, डायस्टेरियोमर है। समझ में आया? तो यहाँ पे जीआई कितने होंगे? तो इन दोनों काउंट मत करना, क्योंकि 1 2 3, तो यहाँ पे जीआई होंगे 3। तो मैं यहाँ पे अगर इन तीनों कार्बन को मैं 1 2 3 दूँ, या तो ऑल डार्क कर दो, या तो 1 डार्क कर दो, मतलब 1 कार्बन को डार्क कर दो, या को 2 नंबर जो कार्बन है उसको डार्क कर दो, 2 कार्बन पे जो ग्रुप है उसको डार्क कर दो। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 3 सब्स्टिट्यूटेड। समझ में आया? मैं इसमें करा के मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा डायस्टेरियोमर एनांशियोमर में तुम लोगों का कन्फ्यूजन ना हो। घर पे बैठ के इसको 5 बार 2-3 बार तो खुद करना। अगर सच में चाहते हो डायस्टेरियोमर एनांशियोमर तुम लोग की पकड़ अच्छी बने तो यहाँ से ही बन सकती है, पता लगा सकते हो यहाँ से। साइक्लोएल्केन में मेनली कन्फ्यूजन इसमें ही होता है कि कौन सा डायस्टेरियोमर है, कौन सा एनांशियोमर है। आधे लोग तो एनांशियोमर को एग्जाम में लिखे आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब मैं मान लो तीनों ग्रुप अलग अलग हो, इसको पहले रफ कर लेता हूँ, मैं मिटा देता हूँ। फिर मान लो तीनों ग्रुप मैंने अलग दिए तो क्या होगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में अगर मैंने, आज कितने घंटे का लेक्चर हो गया भाई? 1 घंटा होने वाला है। चलो सही है। मान लो मैंने तीनों ग्रुप डिफरेंट दिया, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी दिया। तो या तो ऑल डार्क कर दो, या तो 1 को डार्क कर दो। 1 मतलब कौन सा? इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, या तो इसको 3 देता हूँ। फिर 2 को डार्क कर दो, बाकी दोनों को डैश कर दो। फिर 3 को डार्क कर दो, बाकी दोनों को डैश कर दो। क्योंकि यहाँ पे तीनों डिफरेंट ग्रुप है, तो मिरर इमेज में भी तीनों डिफरेंट ग्रुप ही आएंगे। मिरर इमेज कैसे फॉर्म करें? ऑल डार्क मतलब इसका मिरर इमेज क्या होगा? ऑल डैश। अगर मैं इसको ऑल डैश, इस 1 डार्क है, इसका मतलब 1 डैश। इसे 2 डार्क है, इसका मतलब सेकेंड वाला यहाँ पे डैश में होगा, बाकी दोनों डार्क में होंगे। 3 डार्क मतलब 3 नंबर वाला डैश में होगा। 3 नंबर में कौन सा? ये वाला डैश में होगा, बाकी ये दोनों डार्क में होंगे। तो ये उसका एनांशियोमर है। लेकिन ये तीनों डायस्टेरियोमर है, ये तीनों डायस्टेरियोमर है, इसलिए ये तीनों जी एग्जिबिट करेंगे। सॉरी, चारों, ऑल डार्क भी तो है, ये चारों डायस्टेरियोमर है। तो जी इसका कितना होगा? 4। समझ आया? तो तुम्हारा इतना था क्या? मोनो सब्स्टिट्यूट, डायस्टेरियो, ट्राई सब्स्टिट्यूट।
अब मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, तुम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ GI कितने एग्जिबिट कर रहा है। इसको मिटा रहा हूँ, चलो इतने सवाल करो, पॉज करो, इन सब के खुद बनाना डार्क एंड डैश स्ट्रक्चर, फिर जाके GI बताना कि GI कितने हैं। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कार्बन पे यहाँ पे GI होगा, नो GI। क्यों? एक कार्बन पे दोनों ग्रुप हैं, इसीलिए बता था कैसे। फिर यहाँ पे एक को डार्क करो, दोनों को डार्क करो, या तो एक को डार्क करो दूसरे को डैश करो, मतलब 2 GI होंगे। यहाँ पे एक को दोनों को डार्क करो या एक को डार्क करो दूसरे को डैश करो, यहाँ पे भी 2। यहाँ पे एक पहले और डार्क करो, सारे को डार्क में सारे को एवोदी प्लेन रखो, और ए को एवोदी प्लेन रखोगे, नहीं तो बी को भी एवोदी प्लेन रखोगे, तो यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सबको डार्क में सबको एवोदी प्लेन रखो, या 1 2 3 तीनों को अलग अलग करके एवोदी प्लेन रखोगे, तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे धोखा मत खा जाना भाई, बोल मत देना यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। तीनों अलग अलग रूप हैं। इसको NH2 लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले को मैं सबको ऑल डार्क कर लेता हूँ, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑल डार्क हो गया। इसको डार्क करता हूँ, मान लो इसको डार्क करूँगा तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा, बाकी दोनों डैश में होंगे। इसको डार्क करता हूँ, और एक इसको डार्क करता हूँ, Cl NH2 सॉरी Cl NH2। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों डाइस्टेरियोमर हैं या एनांशियोमर है? अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग के आंसर करूँगा तो 1 2 3 1 2 3, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर क्लोरीन यहाँ पे क्या है, डार्क में, और यहाँ पे 2 नंबर पे क्लोरीन डैश में है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये मत बोल देना कि भाई ये दोनों एनांशियोमर है, ये दोनों डाइस्टेरियोमर है। मतलब ये ऑल डार्क करने से एक स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रक्चर, इसका दूसरा स्ट्रक्चर, मतलब ये एक और इसका एक, और फिर NH2 को डार्क कर देना, क्योंकि IUPAC नेमिंग के अनुसार दोनों में क्या हो रहा है, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह पर डार्क एंड डैश बन रहे हैं। यहाँ पर एक पे डैश बन रहा है, यहाँ पे एक पे डार्क बन रहा है, दूसरे पे यहाँ पे डैश बन रहा है, यहाँ पे दूसरे पे डार्क बन रहा है, तीसरा नंबर यहाँ पे डैश और यहाँ पे डैश है। अगर इसका एनांशियोमर बनता तो क्या बनता, ये डार्क होता, ये डैश होता, ये भी डार्क होता। मान लो इसका अगर एनांशियोमर बनाता तो कैसा बनता, ये डार्क हो जाता NH2, फिर ये डैश हो जाता Cl, फिर ये डार्क हो जाता Cl। लेकिन क्या ये और ये जो सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे NH2 डैश में है और यहाँ पे NH2 एनांशियोमर कैसा होगा, NH2 डार्क में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डैश में है, इसीलिए ये वाला डाइस्टेरियोमर है। अगर एक भी कंपाउंड की पोजीशन थोड़ी सी चेंज हुई तो डाइस्टेरियोमर होगा भाई, मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेगा। और क्या है, NH2 को डार्क कर दो, बाकी दोनों को डैश कर दो, NH2 को डार्क करके बाकी दोनों को डैश कर दो, तो इसका GI कितने होगा, एक और डार्क, एक और डार्क होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 4 GI। ये इसका एनांशियोमर है। अगर तुम्हें लगे कि भाई तुम लोग क्या करना, अगर तुम लोग डाइस्टेरियोमर पता नहीं चले तो तुम लोग क्या करना, उसी कंपाउंड का एनांशियोमर बना देना, मिरर इमेज बना देना, मतलब जो ऊपर है उसको नीचे रख लेना और जो नीचे उसको ऊपर रख लेना, तो तुम्हें पता लग जाए कि भाई ये कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ और हो रहा है मतलब वो डाइस्टेरियोमर है, उस कंपाउंड से मैच नहीं होना चाहिए, बस जो तुमने एनांशियोमर बनाया उसका मिरर इमेज बनाया है। तो ये था तुम लोगों का क्या, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म। तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्सिज्म पूरा कंप्लीट हो गया। तुम्हें मैंने क्या पढ़ा दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आज तुम्हें पढ़ा दिया GI वगैरह, सीन एंटी सिस्ट्रान जेडी इफेक्ट पढ़ा दिया मैंने। तो अगली क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्टेरियो आइसोमर दूसरा पार्ट, ऑप्टिकल आइसोमर्सिज्म, जहाँ पे तुम्हारा कायरल कार्बन, कायरल सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह आएंगे। उसके बाद स्यूडो कायरल सेंटर आएगा, उसके बाद जो तुम लोग को ऑप्टिकल एक्टिविटी POS COS और क्या आने वाला है,
इतना ही आएगा फिर ख़त्म तुम लोगों का। तो आज रात को और एक भेज दूंगा मैं, रात को तुम्हारा आज आइसोमेट्री में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। इतना करके रखना और इसको अच्छे से रिवाइज करके लेना। मैं आइसोमेट्री के बहुत सारे सवाल देने वाला हूँ, ठीक है। चलो टाटा।